नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम दोस्तों। टारगेट चैनल आप लोगों के लिए लेकर आ चुका है फर्स्ट सेशन। गाइस, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो के आखिर तक बने रहिए और नोट करके रखिए। हम आपके लिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम का एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आएंगे ताकि आपकी तैयारी का आसानी हो, और कवर करेंगे सभी टाइप का गवर्नमेंट एग्ज़ाम का क्वेश्चंस, वो पॉलिटी से लेकर पूरा एकदम मैथ्स तक। तो आज क्लास है पॉलिटी का। इंडियन पॉलिटी सेशन 1 एक ऐसा क्लास होगा, और पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जिस सब्जेक्ट का बिना गवर्नमेंट एग्ज़ाम अधूरा है। तो पढ़ते रहिए अच्छे से एग्ज़ाम के लिए और बने रहिए हम लोगों के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, Which among the following states has the highest number of seats in the लोक सभा? मतलब यहाँ के हमारा जो लोअर हाउस है उसका सबसे ज़्यादा सीट इन चारों राज्यों में कौन सा है? यहाँ का करेक्ट आंसर होगा आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कंसिस्ट्स 42 सीट्स इन लोक सभा, while the others are different। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंप्लीटेड ऑन, यानी कि हमारा जो संविधान है उसको लिपिबद्धकरण कब किया गया था, वो कब खत्म हुआ था? आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये लिपिबद्धकरण और संविधान लागू होना, ये दोनों तारीखों में अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। लिपिबद्धकरण संपूर्ण हुआ था हम लोग का, यह है आपका ऑप्शन नंबर 3, 26 नवंबर 1949। और अगर पूछे तो हम लोग संविधान कब लागू हुआ था, वो डेट कौन सा होगा, यहाँ से ही क्वेश्चन निकल जाएगा। आप लोग ध्यान में देखिए, वो डेट होगा वो ऑप्शन नंबर 1, 26 जनवरी 1950। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज द राइट टू ट्रांसफर एनी केस एनीवेयर इन इंडिया? मतलब के यहाँ के कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है या पर्सन है जो जिसका पास ऐसे क्षमता है कि वो कोई भी केस को कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं? इसका सही उत्तर होगा सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम लोग कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। अभी बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था वो लिखा था कौन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। वो असेंबली एक बहुत बड़ा मंडल था, यानी कि बहुत सारा सदस्य वहाँ पर था, और उसका ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? वो था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और क्वेश्चन में दिया गया है कि परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि भारत की पहली जो राष्ट्रपति थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट भी था। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग वर मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यहाँ पे चारों नाम दिया गया है, लेकिन यहाँ पे सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। ये कांग्रेस के एक बहुत बड़ा नेता थे और ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन? ये वाला सवाल हम लोग पहले ही कर चुका है, तो सही जवाब देने में किसी का कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था? संविधान लागू होने का जो तारीख है वो है ऑप्शन नंबर 2,
26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाई, यानी संविधान का रूपकार कौन थे? बहुत ही आसान सा सवाल है ये वाला। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो है सही उत्तर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान को लिखने में करीब 2 साल 11 महीना और कुछ दिन लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following schedules deals with division of powers between union and states? मतलब संविधान में कैसा अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद कौन सा पावर डिवीजन को डिफाइन करता है? आप लोग को अगर मालूम है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये वाला शेड्यूल का आपका कोड अगर याद होगा तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 7th शेड्यूल, जहाँ पे सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट आता है, यानी कि युग्म तालिका। अभी चलते हैं अगला सवाल पे। अंडर विच आर्टिकल द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ये आते हैं आपका आर्टिकल 323A में। इसका सही उत्तर होगा आपका आर्टिकल 323A, ऑप्शन 1। चलते हैं अगला सवाल पर। Which of the following article deals with the impeachment process against the President of India? यानी कानून के मुताबिक प्रेसिडेंट को अगर अपने पद से हटाना है तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज होता है? यहाँ पे यूज होता है आर्टिकल 61, ऑप्शन नंबर 4। यह आर्टिकल के मुताबिक कोई भी सभा के 1/4 ऑफ मेंबर को, यानी कि 1/4 ऑफ मेंबर को प्रेसिडेंट का अगेंस्ट में वोट देना पड़ता है। अगला सवाल आते हैं, अंडर विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स एडवाइस टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यानी कि प्रेसिडेंट का एडवाइजरी रोल सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, ये कौन सा वाला आर्टिकल में आता है? ये आता है आर्टिकल 143 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगला सवाल पर। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर व्हिच? यहां पे 4 ऑप्शन दिया गया है। आर्टिकल 32 में आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यहां पे आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 में आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आपका कौन सा वाला है? सही वाला ऑप्शन, ऑप्शन 2 फंडामेंटल राइट्स, यानी कि आपका मौलिक अधिकार। चलते हैं अगला सवाल पर। अच्छा, किसी को अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, कोई भी डाउट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग को क्या दिया है? अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज लेट डाउन? यानी संविधान में कौन सा धारा फाइनेंस कमीशन के लिए दिया गया है? यह दिया गया है आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फाइनेंस कमीशन, यानी कि अर्थ कमीशन जो होता है, आर्थिक जो कमीशन होता है
आर्थिक कमीशन कहाँ पे? 280 आर्टिकल 280 पे दिया गया है। चलते हैं अगला सवाल पर। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज। ये सवाल बहुत सुंदर सा सवाल है। ये सवाल बहुत सा सुंदर सा सवाल है, क्योंकि आप लोग सभी को ही गलत हो सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इलेक्ट होता है। आप लोग ये बोल सकते हो कि आप लोग वोट डालते हो तो लोकसभा में जीत के प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी जी। नहीं, ये गलत है। ये प्रेसिडेंट द्वारा वो अपॉइंट किया जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है इंडिया का? प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड होता है यहाँ पे एज पर पॉलिटी एस्पेक्ट। चलते हैं अगला सवाल पर। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स ऑफ सिटीजनशिप आर मेंशन्ड। संविधान में कौन सा धारा, इसमें कौन सा भाग में वो नागरिकता को उल्लेख किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। यहां पे आर्टिकल 5 to 11 5 to 11 इसमें सिटीजनशिप मेंशन किया गया है। चलते हैं अगला सवाल पर। Which term is not used in preamble of the Indian Constitution? मतलब प्रस्तावना में इन चारों में कौन सा शब्द नहीं है, ये आप लोग जरा बताइए। बहुत आसान सा सवाल है। सही उत्तर होगा फेडरल, काहे कि इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है प्रस्तावना में। चलते हैं अगला सवाल पर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर इन्वेस्टिगेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब संविधान में कितने आपातकालीन व्यवस्था के बारे में प्रावधान दिया गया है? तो यहां पे सही जो उत्तर होगा वो होगा 3। कितना कितना? देखिए, इमरजेंसी प्रोविजन ये 3 टाइप का होता है। पहला होता है आर्टिकल 352, इसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। फिर होता है आर्टिकल 356, जिसको नाम दिया गया है प्रेसिडेंट्स रूल। और एक होता है क्या? आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 जिसमें क्या है? जिसमें है फिनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 टाइप का जो इमरजेंसी है इसका प्रावधान दिया गया है। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। मनी बिल्स ऑर्डिनेट इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। मतलब किसके आदेश पर कोई अर्थ बिल को वो लोग विधानसभा में वो लोग अनुमति दे सके? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, गवर्नर। इसके पास वो साइनिंग अथॉरिटी रहता है, जिसके आधार पर वो मनी बिल ऑर्डिनेट किया जा सकता है। चलते हैं अगला सवाल पर। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन। प्लानिंग कमीशन प्लानिंग कमीशन 1950 में एस्टैब्लिश किया गया था। वो उसका कोई सांविधानिक स्वीकृति नहीं है। ये सिर्फ भारत को दिशा दिखाने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने 1950 में प्लानिंग कमीशन स्टार्ट किया था, जो अभी नाम बदल के हुआ है नीति आयोग।
तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन होगा वो है 1950। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल दे रीच द एज ऑफ, मतलब इधर में एक सुप्रीम कोर्ट जज कितना साल तक या कितना बरस तक वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 65 साल। 65 साल तक वो लोग एज अ जज बने रह सकते हैं। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। बाई विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट राइट टू प्रॉपर्टी सीज टू रिमेन अ फंडामेंटल राइट, मतलब क्या, ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी मतलब आपका संपत्ति का जो अधिकार है उसको फंडामेंटल राइट से हटाया गया था। तो जो सही उत्तर होगा इसका वो होगा ऑप्शन ए, 44वां 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसके द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बनाया दिया गया था आर्टिकल 300A के अंदर में। ए के अंदर में ये एक लीगल राइट बनाया गया है, ये याद रखिएगा, ये है लीगल राइट, लीगल राइट। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। आर्टिकल 17 एंड 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, मतलब जो धारा 17 और 18 नंबर धारा है, 17 नंबर धारा में क्या बोला गया है, वो आप लोगों को जो डिस्क्रिमिनेशन है वो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में वो जाने के लिए। तो और 18 नंबर में क्या है, 18 नंबर में है जो टाइटल है, जो टाइटल है वो सिर्फ मेडिकल और जो आर्मी टाइटल होता है वो छोड़ के बाकी सब टाइटल सरदार वल्लभ भाई पटेल में प्रोवोक कर दिया था या हटाया दिया गया था वो लोग। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, सोशल इक्वालिटी। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर कंटेंट इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 8वीं जो अनुच्छेद है हम लोगों का, जो 8वीं अनुच्छेद है वो 8वीं अनुच्छेद में कितना भाषाएं है ऑफिशियली। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 22। टोटल 22 लैंग्वेज है जिसको 8th शेड्यूल में कंटेन किया गया है। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। व्हाट इज द मैक्सिमम गैप परमिसिबल बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में 2 सेशन के बीच कितना मैक्सिमम गैप होना चाहिए, कितना समय का अंतर रहना चाहिए। तो सही जो उत्तर होगा इसका वो होगा ऑप्शन 3, क्योंकि पार्लियामेंट का जो सेशन है वो सेशन आप लोगों को मालूम रहना चाहिए कि 2 सेशन करना मैक्सिमम है पार्लियामेंट में, 2 मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं, गलती से निकल गया था, 2 मिनिमम है जिसके अंदर वो 6 महीने का गैप रहना चाहिए मैक्सिमम। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। द आइटम एडुकेशन बिलोंग्स टू विच लिस्ट, ये बहुत सुंदर सा सवाल है क्योंकि एडुकेशन ये पहले जो था ये पहले स्टेट लिस्ट के अंतर में आता था, लेकिन 42nd अमेंडमेंट 1976 के बाद इसको डाला गया है कॉन्करेंट लिस्ट पे। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि युग्म तालिका।
बढ़ते हैं अगला सवाल पर। हु चेयर्स द जॉइंट सेशन ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? मतलब पार्लियामेंट का जो दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों अगर एक साथ में एक सेशन करेगा, इसको जॉइंट सेशन बोला जाएगा, तो उसमें चेयरमैन कौन बनेगा? यहां पे ऑप्शन होगा लोकसभा का स्पीकर, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। लोकसभा का स्पीकर के पास बहुत सारा क्षमता रहते हैं। स्पीकर को वो जो मंत्रिसभा होते हैं वही किसी पे एक को चुन लेता है स्पीकर बनने के लिए, और स्पीकर के साथ स्पीकर होने के लिए बाकी विरोधी नेता लोगों को उसका परमिशन चाहिए, नोट चाहिए। चलते हैं अगला सवाल पर। हु हैज गॉट द पावर टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज? मतलब जो ऑल इंडिया सर्विस होता है वो करने के लिए किसके पास पावर रहता है? ऑल इंडिया सर्विस को प्रोमोट या कुछ भी उसके बारे में डिसीजन लाने के लिए ये डिसीजन कौन ले सकता है? किसके पास पावर है? ये 4 ऑप्शन के बीच में सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास सुप्रीम अथॉरिटी रहता है। इंडिया का जो डेमोक्रेसी है उसको हम लोग बोलता है क्या? पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी। यहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीमेसी देखा जाता है। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। Which amidst the following state has a legislative council? स्टेट का है लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर रहता है विधानसभा, विधानसभा के नीचे रहता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहां पे जो सही ऑप्शन होगा वो है बिहार। बिहार क्यों? क्योंकि बिहार का जो विधानसभा है उसके नीचे उसके एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो बढ़ते हैं अगला सवाल पर। द फाइनेंस कमीशन बोर्ड इज व्हिच टाइप ऑफ बॉडी? मतलब कैसा संस्था है? इसका है सही जो उत्तर है इसका ये है क्विनक्वेनियल बॉडी। ये क्या है? ये क्विनक्वेनियल बॉडी है। ये एक लैटिन टर्म है। क्विनक्वेनियल बॉडी एक लैटिन टर्म है। आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल टू स्टेट ऑफ। मतलब आर्टिकल 370 कहां पे लागू होता है? इन चारों ऑप्शन के बीच में नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, जम्मू एंड कश्मीर। ये रिवोक किया गया है 2019 में। ये आर्टिकल 370 रिवोक कब किया गया है? 2019 पे बाय द यूनियन गवर्नमेंट। चलते हैं अगला सवाल पर। Which of the following Indian states first adopted 3-tier पंचायती सिस्टम? मतलब जो पंचायती राज सिस्टम है, जो गांधी जी का भावना था, ये भावना को सबसे पहले कौन सा राज्य अपनाया था? इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान। ये राजस्थान में किया गया था 1959 में। 1959 में ये कौन सा कमेटी का सुपारिश में किया गया था? ये किया गया था आपका बलवंत राय मेहता कमेटी 1956 के एक्शन के थ्रू। चलते हैं अगला सवाल पर। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब आपका कितना मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान में? इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 11।
ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आया था 42nd अमेंडमेंट के बाद, 1976 के बाद स्परन सिंह कमेटी जो किया था ये अमेंडमेंट, उसका रिकमेंडेशन के थ्रू आया था फंडामेंटल ड्यूटीज। तो यहाँ पे कुल मिला के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये है आपका आर्टिकल 51A, मतलब पार्ट 4 में आता है। आर्टिकल 51A पार्ट 4 में आता है, पार्ट 4 का हिस्सा है। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। द प्रोविजन ऑफ 6th शेड्यूल शैल नॉट अप्लाई इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। मतलब 6th शेड्यूल में आता है क्या, टीयर्स ऑफ। ये 6th शेड्यूल में आपका जो अदर शेड्यूल्ड एरिया है उसके बारे में वहां पे प्रावधान दिया गया है, लेकिन उसके अंदर वो ऑप्शन नंबर 4 जो गोवा है वो नहीं आता है। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ये सब जगह के लिए 6th शेड्यूल अप्लाई होता है, लेकिन गोवा उससे बाहर है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। मतलब भारतीय संविधान के कौन सी धाराओं में हाई कोर्ट वो मौलिक अधिकार को रक्षा करने के लिए रिट पिटीशन इशू कर सकता है। वो आता है आर्टिकल 226 पर। आर्टिकल 226 के आधार पर हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के बारे में रिट इशू कर सकता है, और ये रिट सुप्रीम कोर्ट के रिट से ज़्यादा बेहतर होता है एज पर फंडामेंटल राइट्स के एस्पेक्ट में, अगर आप देखेंगे तो। अभी चलते हैं अगला वाला सवाल पर। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। मतलब बोला जा रहा है डीपीएसपी जो पार्ट 4 के अंडर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो कहां से लिया गया है, उसका जो भावना है वो भावना कहां से लिया गया है इन चारों देशों के अंदर में। ये लिया गया है आपका ऑप्शन नंबर 2 आयरलैंड। आयरलैंड से ये हम लोग इंस्पायर हुआ है या बोरो किया है। चलते हैं अगला सवाल पर। फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री द प्रोविजन ऑफ फेडरेशन वॉज बोरोड वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फेडरेशन, ये फेडरेशन के भावना हम लोग कहां से लिया है, ये इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 कनाडा। आप लोग ऑप्शन में यूएस, यूके ये सब देख के विलंबित होने का कोई ज़रूरत नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कनाडियन मॉडल को ज़्यादा बेस करता है। बल्कि भारत में 200 साल अंग्रेज़ों ने शासन किया है, लेकिन ज़्यादा जो ढांचा है भारतीय संविधान का वो ज़्यादातर कनाडा से ही मिलता जुलता है। तो चलते हैं हम लोग अगला सवाल पर। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन फॉर। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो गार्जियन या अभिभावक, ये कौन सा चारों ऑप्शन है, कौन सा में वो गार्जियन बन सकता है। इसका सही ऑप्शन जो होगा फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन ए। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा आपका सेंसिटिव टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास ही क्षमता रहता है। ये दोनों ही गार्जियन है फंडामेंटल राइट्स का, लेकिन हाई कोर्ट का यहाँ पे जो क्षमता है वो ज़्यादा है फंडामेंटल राइट्स का एस्पेक्ट से। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया वाज एसोसिएटेड विद ट्रेड यूनियन मूवमेंट। मतलब मजदूरों के यूनियन के मूवमेंट के साथ कौन सा प्राक्तन राष्ट्रपति वो जुड़े हुए थे। इसका सही ऑप्शन है राष्ट्रपति वीवी गिरी।
वीवी गिरी जो थे वो साउथ इंडिया का ट्रेड यूनियन मूवमेंट के साथ वो जुड़े हुए थे। चलते हैं अगला सवाल पर। ए कोर्ट एनफोर्सेस एंजॉयमेंट ऑफ अ फंडामेंटल राइट बाय इशूइंग। ये सवाल को थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट आप एंजॉय कर रहा है, मतलब आपके पास सारा सुख सुविधा है, लेकिन वो भी एक लिमिट तक। तो वो लिमिट कैसा दिया जाता है? वो दिया जाता है रिट के द्वारा। रिट आर्टिकल 226 या आर्टिकल 32 बाई सुप्रीम कोर्ट कोई भी एक जारी कर दे, उसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। वो फंडामेंटल राइट्स को वो अल्टीमेट नहीं बोल रहा है, बोल रहा है उसके कुछ पाबंदी है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। Which one of the following schedules of the Constitution of India includes the disqualification of a legislator on the grounds of defection? मतलब डिफेक्शन का मतलब सबसे पहले आप लोग समझिए। डिफेक्शन का मतलब, ये डिफेक्शन जो है मतलब पार्टी चेंज करना। यहां पे एक पार्टी है, यहां पे एक पार्टी है, कोई भी कुछ आदमी इधर से इधर जा रहा है और कुछ आदमी इधर से इधर आ रहा है, बल्कि वो सांसद है या एमपी है, तो ये जो दल बदल हो रहा है इसको बोलते हैं डिफेक्शन। इसके ऊपर उसका पद खोने का आशंका रहता है। कुछ पाबंदी एज पर 10th शेड्यूल लिया गया है यहाँ पे। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल के आधार पर कौन सा लॉ लिया गया है? एंटी डिफेक्शन लॉ। अगला सवाल पर चलते हैं। Who held the power to increase the number of judges in Supreme Court? मतलब यहां पे बोला गया है सुप्रीम कोर्ट का जो विचारकगण है उसका एक फिक्स्ड नंबर है, तो वो नंबर अगर बढ़ना चाहे तो कौन बढ़ा सकता है, या किसके पास वो अधिकार रहता है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट का नंबर ऑफ जजेस वो इंक्रीज करेगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। आर्टिकल 124 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट का जज का नंबर यहाँ पे पार्लियामेंट बढ़ा सकता है। चलते हैं अगला सवाल पर। द टर्म फ्रैटर्निटी इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ सेंस ऑफ। ये जो टर्म है फ्रैटर्निटी, ये दिखाता है भाईचारा, ब्रदरहुड। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, भाईचारा। ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। 1789 में फ्रेंच जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद फ्रैटर्निटी को फ्रेंच लोग अपनाया था, तो वो हम लोग लिया है आर्टिकल प्रीएम्बल में। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। तो हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये वर्ड फ्रैटर्निटी लिया है। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द लिमिट प्रेस्क्राइब्ड फॉर द नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट। मतलब विधानसभा के, एक राज्य के विधानसभा में संविधान के अनुसार कितना सदस्य होना चाहिए? इसका सही जो उत्तर है वो है आपका 500। 60 से 500 लोगों को रहने का प्रावधान दिया गया है यहां पे। लोएस्ट है आपका 60 और हाईएस्ट है आपका 500। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। Which one of the following language is not recognized in the 8th schedule to the Constitution of India? मतलब 8वीं अनुच्छेद में कौन सा भाषा को मान्यता नहीं दिया गया है यहाँ पे, ये चारों ऑप्शन के बीच में। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, इंग्लिश। अंग्रेजी को ये लोग प्रावधान के अंतर्गत में नहीं दिया गया है। बढ़ते हैं अगला सवाल पर।
हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट में, लोकसभा में आपका 552 टोटल सीट है, उसके अंडर में 2 सीट जो है वो प्रेसिडेंट ने एंग्लो इंडियन जो मेंबर है इंडिया का, उसको पार्लियामेंट पे रिप्रेजेंट करने के लिए दे सकता है कॉन्स्टिट्यूशनली। वो संविधान के अनुसार में ऑप्शन होगा 2। उसके बाद चलते हैं अगला सवाल पर। Which one of the following states of India has passed a legislation making maintenance of one's parent mandatory? ये जो सही उत्तर होगा ये आएगा आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4। 1996 में हिमाचल प्रदेश ने एक प्रोविजन पास किया था कि वंस पेरेंट मैंडेटरी को लेकर। चलते हैं अगला सवाल पर। व्हाट इज कोडम रिक्वायर्ड फॉर कन्वेनिंग द लोकसभा? कोडम का मतलब आप लोग समझिए। कोडम का मतलब आप लोग समझिए। कोडम होता है क्या? कोडम होता है एक मिनिमम लोक संख्या, इसका नाम दिया गया है कोडम। ये लोक संख्या किस लिए? ये लोक संख्या लोकसभा में कोई भी डिबेट चालू करने के लिए जो मिनिमम सदस्य संख्या रहना पड़ता है उसको हम लोग कोडम बोलते हैं। और कोडम कितना रहता है? 1/10। ऑप्शन 3 1/10 मतलब 50 आदमी अगर रहेगा तो लोकसभा में कोई भी आलोचना किया जा सकता है। चलते हैं अगला सवाल पर। इन द पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही इज द फर्स्ट अमंग इक्वल। हु इज ही? ये बोल रहा है, ये जो हम लोग का संवैधानिक ढांचा है, ये सरकार का जो संवैधानिक ढांचा है वो है पार्लियामेंटरी फॉर्म। तो इसमें आता है फर्स्ट अमंग इक्वल, मतलब एक झुंड में वही सबसे पहले आएगा। ये कौन आएगा? ये इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर। लैटिन टर्म होता है प्राइमस इंटर पायरस, जो बोलता है फर्स्ट अमंग द इक्वल है प्राइम मिनिस्टर। मंत्रिसभा के सबसे जो बेहतर है वो है प्राइम मिनिस्टर, उसका क्षमता सबसे बेहतर है। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? ये सवाल बहुत बेसिक सा सवाल है। ये बेसिक सा सवाल को ज़रा आप समझिएगा। ये फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये दोनों में अंतर क्या है? 4 जो ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन सा होगा? अगर आप लोग ऑप्शन नंबर 3 को सही चुना है तो आप लोग सही है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स होता है वो होता है जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल यह है जस्टिसिएबल। फंडामेंटल राइट्स जो है ये जस्टिसिएबल है, लेकिन डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये आपका जुडिशियल कस्टडी में इसको नहीं लिया जा सकता है, यह है नॉन जस्टिसिएबल। चलते हैं अगला सवाल पर। द डिसीजन टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शंस इज टेकन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? मतलब पंचायत पे जब इलेक्शन होता है तो उसका सिद्धांत कौन लेता है? ये चारों ऑप्शन के बीच में कौन लेता है उसका सिद्धांत? जो लोग आप सोच रहा है कि इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो आप 1 मार्क गवा चुका है। ये 1 मार्क आपका खाते में नहीं आएगा, क्योंकि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी ऐसा 2 जगह है जहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का राज नहीं चलता है। बाकी सारा जो इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है वो इलेक्शन कमीशन ही जिम्मेदार रहता है। बढ़ते हैं अगला सवाल पर।
एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब संपत्ति का अधिकार आपका कौन सा अधिकार में आता है? ये क्वेश्चन थोड़ा देर पहले ही हम लोग किया था, यह है आपका लीगल राइट। ये पहले था फंडामेंटल राइट 1978 तक, उसके बाद 44वां संशोधन में इसको लीगल राइट बनाया दिया गया है। चलते हैं अगला सवाल पर। हाउ लिबर्टी कैन बी लिमिटेड, मतलब लिबर्टी, आपका जो लिबर्टी है वो लिबर्टी को कैसे काबू में रखा जा सकता है? इसका उत्तर जो होगा कानून के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 बाय लॉ, कानून के द्वारा आपका जो खुलेपन है वो खुलेपन को सरकार ने जंजीरों में बांध सकते हैं। इन केस आप लोग ने देखा होगा जहाँ भी दंगा होता है वहाँ पे सरकार जो इंटरनेट फैसिलिटी है वो इंटरनेट फैसिलिटी को डिसेबल कर देता है, ये लिबर्टी को कार्ब कर देता है वहाँ पे, ताकि वहाँ से कोई घटना दूसरा जगह पर ना फैल जाए। चलते हैं अगला सवाल पर। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन, यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू कौन कौन सा देशों में होता है? जुडिशियल रिव्यू होता है भारत में भी और यूएस में भी, मतलब अमेरिकी सरकार से देख के ये जुडिशियल रिव्यू इंडिया में बोरो किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला सवाल पर। ये क्वेश्चन पहले एक बार हम लोग किया है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो 2 सक्सेसिव सेशन के बीच पार्लियामेंट में कितना गैप रहना चाहिए हाईएस्ट, वो होगा आपका 6 महीना। ऑप्शन नंबर 2। द वोटिंग एज इन इंडिया वॉज लोअर्ड फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर्स थ्रू। ये सवाल है, ये सवाल का सही उत्तर है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 61st अमेंडमेंट 1988, 61st अमेंडमेंट अमेंडमेंट 1988 के द्वारा ये अमेंड किया गया था, और ये स्टेप एक बहुत बेहतर स्टेप था। ये स्टेप लिया था राजीव गांधी जी ने। चलते हैं अगला सवाल पर। इफ पार्लियामेंट अपॉइंट्स अ कमिटी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इट इज नोन एज एडहॉक कमिटी। इसका सही उत्तर होगा एडहॉक कमिटी, क्योंकि ये जो कमिटी होगा ये एकदम स्पेशलिस्ट आदमी से ही भरा हुआ रहेगा। ये पार्लियामेंट अगर कमिटी बनाएगा तो इसको बोलेगा ये एडहॉक कमिटी। चलते हैं अगला सवाल पर। अंडर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स वाज सिक्किम एडमिटेड इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब सिक्किम को भारत के अंदर में कौन सा संशोधन के तहत अंतर्भुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा 36, ऑप्शन 2, 36th अमेंडमेंट 1975। इसके तहत सिक्किम को भारत की एक राज्य के मर्यादा दिया गया था, और ये जो मिशन था ये कंडक्ट किया था रॉ ने। रॉ का सीक्रेट मिशन के तहत इंडिया पॉलिटिकली एक टैक्टिकल मूव किया था 36th अमेंडमेंट के थ्रू। चलते हैं अगला सवाल पर। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट डॉग्स द सब्जेक्ट प्लानिंग फिगर, मतलब प्लानिंग वो 7th शेड्यूल का कौन सा लिस्ट में दिया गया है? प्लानिंग है आपका कॉन्करेंट लिस्ट पर।
क्योंकि सेंट्रल का भी हक है प्लानिंग करने का और स्टेट का भी हक है प्लानिंग करने का, इसीलिए ये कॉन्करेंट लिस्ट पे दिया गया है। इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिजाइन ही हैज टू एड्रेस द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द, मतलब राष्ट्रपति अगर अपना पद से इस्तीफा देना चाहे तो जो रेजिग्नेशन लेटर यानी इस्तीफा पत्र जो वो लिखेगा वो किसको एड्रेस करके लिखेगा, मतलब किसके एड्रेस पे वो लिखेगा, वो ये खत वो वाइस प्रेसिडेंट को लिखेगा। यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन 3 वाइस प्रेसिडेंट, मतलब उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा पत्र जमा कर देगा और आर्टिकल 56 के तहत यह काम होगा। और जितना दिन तक राष्ट्रपति का चुनाव वो नहीं इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कर सके उतना दिन तक उपराष्ट्रपति जो है वो एज एक्टिंग प्रेसिडेंट वही प्रेसिडेंट का काम संभालेगा। चलते हैं अगला सवाल पर। Which of the following states is not included in Capital Region Planning Council? ये कैपिटल रीजियन प्लानिंग काउंसिल जो है इसके अंतर्भुक्त में कौन सा राज्य नहीं आता है? इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। चलते हैं अगला सवाल पर। द बलवंत राय मेहता कमेटी वॉज एसोसिएटेड विथ, इसका उल्लेख हम थोड़ा देर पहले ही कर चुका है। बलवंत राय मेहता यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट का ऊपर उसका रिकमेंडेशन था हम पहले ही बोल चुका है। ये पंचायती राज सिस्टम होगा जिसको 1959 में राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में ये अपनाया गया था। चलते हैं अगला सवाल पर। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? पहले जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सवाल आया था हम बोला था ड्राफ्टिंग कमेटी था जिसका चेयरमैन था कौन? इसका सही उत्तर होगा चेयरमैन B.R. अम्बेडकर, मतलब भीमराव रामजी अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन थे। चलते हैं अगला सवाल पर। Which of the following article of Indian Constitution mentions the doctrine of pleasure? ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर मेनली देखा जाता है आपका ब्रिटिश सिस्टम में। ब्रिटिश सिस्टम में ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर रानी का एक आदेश पत्र के तहत यूज किया जाता है जिसका थोड़ा टाइप ये लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो है आपका आर्टिकल 310 में। ऑप्शन 3 सही उत्तर होगा। आर्टिकल 310 में डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का मेंशन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। चलते हैं अगला सवाल पर। अपॉइंटमेंट्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज आर मेड बाई, मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज जो है उसका अपॉइंटमेंट कौन देता है? मतलब आप ऑल इंडिया सर्वेंट बन गए तो आपका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? यहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट आएगा प्रेसिडेंट का ऑफिस से। तो आपका सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो जगह जहाँ से ऑल इंडिया सर्विसेज का अपॉइंटमेंट निकाला जाता है। चलते हैं अगला सवाल पर। अंडर व्हिच प्राइम मिनिस्टर वर द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट इम्प्लीमेंटेड, मतलब 73वां और 74वां संशोधनी ये संशोधन लागू होने के वक्त कौन सा वो प्राइम मिनिस्टर थे, किसके ज़माना में लागू हुआ था? ये होगा ऑप्शन A 1 नरसिम्हा राव, अंडर PV नरसिम्हा राव 1991 और 1992 में 73rd और 74th अमेंडमेंट लागू हुआ था। उस टाइम पे PV नरसिम्हा राव का सरकार था, कांग्रेस का सरकार। चलते हैं अगला सवाल पर। Which of the following articles of the Constitution of India makes specific mention of village panchayats?
इसका सही जो उत्तर होगा, मतलब विलेज पंचायत के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है, इसका उत्तर जो होगा आर्टिकल 40। आर्टिकल 40, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि आर्टिकल 21 आता है फंडामेंटल राइट्स, 19 भी फंडामेंटल राइट्स, और 246 जो आता है 246 बहुत बाद में आता है। तो ये उसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन 3। चलते हैं अगला सवाल पर। वोटिंग राइट बाय द यूथ एट द एज ऑफ 18 years was exercised for the first time in the general election of, मतलब 21 से 18 साल जो वोट देने की उम्र को घटाया गया था 1988 में 61st अमेंडमेंट के तहत, तो वो कौन सा इलेक्शन है जहां पे ये देखने को मिला था? 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है ये बताइए। जी हाँ, एकदम सही सोच रहे हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर 3 1989 होगा सही आंसर। ये 1989 का जनरल इलेक्शन में ये पहले बार एक्सरसाइज किया गया था, यानी कि 18 साल का वोटर वोट देने लायक हो गया था। चलते हैं अगला सवाल पर। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया। आर्टिकल 1 में मेनली दिया गया है इंडियन टेरिटोरी के बारे में। ये आर्टिकल 1 इंडिया को बोलता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम लोग क्वासी फेडरल है, लेकिन क्वासी फेडरल आर्टिकल 1 नहीं बोलता है। आर्टिकल 1 यूनियन ऑफ स्टेट इसको डिफाइन करता है। चलते हैं अगला सवाल पर। आर्टिकल 17 और 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, ये भी पहले किया था हम लोगों ने, सोशल इक्वालिटी इसका सही आंसर है। आर्टिकल 17 में है आपका अनटचेबिलिटी और 18 में है आपका एबॉलिशन ऑफ टाइटल। यहां पे सोशल इक्वालिटी का अंतर्गत आएगा। चलते हैं अगला सवाल पे। Where do we find the ideals of Indian democracy in the constitution? मतलब लोकतांत्रिकता की धारणा यहाँ पे कहाँ से संविधान में देखा जाता है? इसका जो ऑप्शन होगा सही ऑप्शन वो होगा ऑप्शन ए, द प्रीएम्बल। मतलब प्रस्तावना में हम लोगों को इंडियन डेमोक्रेसी का जो बुनियाद है वो दिखाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कमिटी रिकमेंडेड फॉर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला? ये कमिटी है आपका कोठारी कमिटी। ऑप्शन नंबर 2 कोठारी कमिटी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था जो रिजेक्ट हो गया था, ये लागू नहीं किया गया था इसका सुपारिश। Which constitutional amendment gave precedence to directive principle of state policy over fundamental rights? मतलब कौन सा संशोधन में ये आपका डीपीएसपी जो है वो फंडामेंटल राइट्स से प्रेसिडेंस किया गया था। ये है आपका 42nd अमेंडमेंट 1976, 42nd अमेंडमेंट 1976 इसका सही आंसर होगा। समझने में और आप लोगों को दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे आप लोगों को समझने में दिक्कत होता है या क्या क्या ड्रॉबैक्स है। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में थोड़ा लागू कर दीजिएगा, हम लोगों को थोड़ा सूचित करेंगे तभी ना आप लोगों के लिए और अच्छा वीडियो ला पाएंगे। अभी अगला सवाल पर देखते हैं। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इज द डेफिनिट फीचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इन, मतलब पार्लियामेंट का जो सुप्रीमेसी है वो यहाँ पे कौन सा देश में देखा जाता है? यह है आपका ऑप्शन ए, यूके। मतलब ब्रिटेन में आपका पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी ये इसका डेफिनिट फीचर है।
लेकिन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा ब्रिटेन में जितना भी पार्लियामेंट रहे या ना रहे, सबसे ऊपर में बैठा है कौन? क्वीन। और क्वीन किसका सिंबल है? मोनार्की का सिंबल है। लेकिन जो ऐसा मोनार्की है ब्रिटेन जहां पे आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम भी इंक्लूडेड है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम मीन्स ये डेमोक्रेसी का साइन दिखा रहा है। अभी अगला सवाल पे चलते हैं। Which political party has not been recognized as a national political party? मतलब ये जातीय या राष्ट्रीय तौर पर कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो नहीं चिन्हित हुआ है, जो नहीं सूचित हुआ है? आपको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, आप लोगों को ये स्टेटस मिलने के लिए वो पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में विधानसभा वोट में सरकार कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो ये आपका नेशनल पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 तृणमूल कांग्रेस, ये अभी भी वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी वाला स्टेटस अचीव नहीं कर पाया है। देखते हैं क्या है आगे में। Which of the following countries have an unwritten constitution? मतलब कहां पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखित नहीं है। संविधान जो है, भारत का संविधान को बोला जाता है कि सबसे लंबा और वो भी लिखा हुआ संविधान। लेकिन यहाँ पे जो सवाल है वो बोल रहा है कि चारों ऑप्शन के अंदर में कौन सा सही? चारों ऑप्शन यूएस, यूके, पाकिस्तान और इंडिया का बीच में यहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा यूके। यूके का पहले ही हम बोला है वो है मोनार्क, जिसमें डेमोक्रेसी इंक्लूड किया गया है बाय पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल सिस्टम। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है वहां पे वो अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन दोनों ही देता है क्वीन को। चलते हैं अगला सवाल पर। Which article of the Indian Constitution abolishes untouchability? 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पे, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17। तो सही उत्तर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है, आर्टिकल 17। 17 के तहत अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया गया है। देखते हैं आगे में। कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ आयरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, ब्रिटेन। ये चारों देश का अंदर में कौन सा देश में ये कैबिनेट सिस्टम और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी देखा जाता है? यह है आपका ऑप्शन 4 ब्रिटेन। ब्रिटेन से ही हम लोगों को अनुप्रेरणा मिला कैबिनेट सिस्टम और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपना कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने की। आगे का सवाल देखते हैं। राइट टू एजुकेशन बिकम अ फंडामेंटल राइट ऑन। ये किया गया था आपका, सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक है। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, यानी कि पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन था। 1 अप्रैल 2010, मतलब ऑप्शन नंबर 2 ये डेट के बाद से आर्टिकल 21A इसमें राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट के तहत इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे सही जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अप्रैल 1, 2010। द नेम ऑफ अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज, मतलब भारतीय पार्लियामेंट जो है उसका उच्च कक्ष होता है, जो उच्च कक्ष होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम, वो कक्षा का नाम होता है ऑप्शन नंबर 2 राज्यसभा। राज्यसभा को हम लोग बोल सकते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जहां पे
लोकसभा को हम लोग बोल सकते हैं हाउस ऑफ पीपल। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। हु होल्ड्स द हाईएस्ट लॉ ऑफिस इन इंडिया? मतलब कानूनी तौर पर भारत के सबसे पहला ऑफिसर का नाम क्या है? कानूनी तौर पर भारत में जो सबसे टॉप लेवल पर रहता है उसका नाम है अटॉर्नी जनरल। यह है हाईएस्ट सेंट्रल लॉ ऑफिसर। और इसको कौन हेल्प करता है? इसको हेल्प अगर करता है, वह असिस्ट करता है, वो करता है सॉलिसिटर जनरल। देखिए, अटॉर्नी और सॉलिसिटर दोनों ही लीगल टर्म्स है, लेकिन अटॉर्नी जनरल का महत्व ज्यादा है और सॉलिसिटर जनरल का थोड़ा कम। चलते हैं अगला सवाल पर। Which article of Indian Constitution deals with election commission? संविधान में इलेक्शन कमीशन का प्रावधान कौन सा धारा में दिया गया है? यहां पे जो धारा है यह है ऑप्शन नंबर 4, धारा 324। ये धारा 324 पे इलेक्शन कमीशन, धारा 325, धारा 326, ये पूरा एकदम पार्ट आपका इलेक्शन का प्रावधान दिया गया है। तो सही उत्तर जो होगा आपका आर्टिकल 324, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगला सवाल पर। द कॉन्करेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, मतलब जो युग्म जो शेड्यूल है वो शेड्यूल में हम लोग कहां से आइडिया लिया है? ये चारों देशों के अंदर में, ये यूएस, कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देशों के अंदर में कहां से हम लोग ये आइडिया लिया है? इसका जो है सही उत्तर है ये है ऑप्शन 4, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जो संविधान है वहां से हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है। चलते हैं अगला सवाल पर। A writ issued by the High Court or the Supreme Court to protect the fundamental rights of the citizen is known as, मतलब फंडामेंटल राइट का वो प्रोटेक्ट करने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कौन सा रिट इशू करता है? बल्कि ये चारों ही जो ऑप्शन है ये बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है, क्योंकि चारों ऑप्शन ही आपका रिट का नाम लिखा गया है, सबका अलग अलग फंक्शन होता है। यहाँ का जो सही आंसर होगा वो होगा हिबियस कॉर्पस। मतलब कहीं भी आप लोगों को अरेस्ट करने के बाद कोई मतलब क्राइम किया है तो अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने लेकर हाजिरी देना पड़ेगा कि वो सही बंदी प्रत्यक्षीकरण किया है या नहीं। उसको हिबियस कॉर्पस बोला जाता है, ऑप्शन नंबर 4। तो बढ़ते हैं अगला सवाल पर। Which of the following state has bicameral legislature? मतलब कौन ऐसा ऑप्शन है यहाँ पे तमिलनाडु, पंजाब, सिक्किम और जम्मू कश्मीर के बीच में कि वहां पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर देखा जाता है? बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर, इसका मतलब क्या होता है? मतलब एक विधानसभा रहेगा और एक विधान परिषद रहेगा। विधान परिषद जो होगा वो विधान परिषद विधानसभा से थोड़ा कम पावर में होगा और विधानसभा के पास ज़्यादातर पावर रहेगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू और कश्मीर के सिवा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी, ये सब जो राज्य है यहाँ पे भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर या कि द्विकक्षा शासन व्यवस्था हम लोग दिखते हैं। चलते हैं अगला सवाल पर। आप लोग कॉपी कर लीजिएगा अच्छे से ये नोट्स के मुताबिक। हु अपॉइंट्स द फिनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? मतलब फिनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट कौन देता है? फिनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट जो देता है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब राष्ट्रपति का ऑफिस से ही फिनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट आता है। आर्टिकल 280 के तहत ये 5.5 साल के वक्त फिनेंस कमीशन को
कॉन्स्ट्रक्ट किया जाएगा, यही आर्टिकल 280 में अच्छे से लिखा हुआ है। चलते हैं अगला सवाल पर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू, मतलब संविधान भारत के बच्चे लोगों को कितना साल तक एकदम कंपल्सरी एजुकेशन देना ही है, ये सूचित किया है। ये होगा आपका ऑप्शन 2, 6 साल से 14 साल तक ये कंपल्सरी एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेस्क्राइब करता है। ये आपका आता है फंडामेंटल राइट्स के तहत आर्टिकल 21A पे। चलते हैं अगला सवाल पर। आर्टिकल 8, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज द पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी, मतलब आपातकालीन सिस्टम को एक्टिवेट करने का प्रावधान किसके पास है यहां पे भारत के संविधान के मुताबिक। इसका जो उत्तर होगा वो होगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट यहां पे 3 टाइप का इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। भारत के जो 3 टाइप का इमरजेंसी है उसके अंदर में जो फिनेंशियल इमरजेंसी है जो आर्टिकल 360 में आता है, वो आर्टिकल 360 कभी भी इंडिया में इन्वोक नहीं हुआ है, मतलब फिनेंशियल इमरजेंसी इंडिया पे कभी भी नहीं आया है या डिक्लेयर नहीं किया गया है। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। हु इज रेस्पॉन्सिबल टू मेक चेंजेस इन नेम्स एंड बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स, मतलब आप मान लीजिए आपका कहीं जगह का नाम चेंज करना है, जैसे इलाहाबाद का नाम आप चेंज करके कर दिया है अभी प्रयागराज, मतलब ये और बाउंड्री मतलब सीमा चेंज करने का अधिकार किसके पास दिया गया है। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा पार्लियामेंट, ऑप्शन 2। यहां पे आर्टिकल 3 के तहत फॉर्म, डिवीजन, डिमिनिश, ऑल्टर, इंक्लूजन, ये पांचों जो चीज है ये पांचों चीज को कंडक्ट किया जाता है। तो अगर आप लोगों को पूछे कि नेम और बाउंड्रीज चेंज करने के लिए कौन सा वाला आर्टिकल का यूज होता है, तो आप लोगों का आंसर होगा आर्टिकल 3। चलते हैं अगला वाला सवाल पर। ये क्वेश्चन भी थोड़ा देर पहले किया है हम लोगों ने, ये रिपीट हुआ है। अंडर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट वाज सिक्किम एडमिटेड इनटू यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब सिक्किम को कौन सा एक्ट के तहत, कौन सा संशोधन के तहत इंडिया का अंतर्भुक्तिकरण किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन 2, 36वां अमेंडमेंट एक्ट 1975 में। चलते हैं अगला सवाल पर। What is the color of धर्म चक्र in the middle of our national flag, मतलब भारत का जो तिरंगा है उसका बीच में जो अशोक चक्र है उसका कलर क्या है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नेवी ब्लू। नेवी ब्लू कलर रहता है और वहां पे 24 पोक रहता है। वो 24 पोक समय का 24 जो घंटा है वो 24 घंटा को इंडिकेट करता है। अभी आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 व्हिच वर्ड वाज एडेड टू प्रीएम्बल, मतलब 42वां संशोधन के तहत कौन सा शब्द को भारतीय संविधान का अंतर्भुक्ति किया गया था। डेमोक्रेटिक, इक्वालिटी, सेक्युलर और सोशलिस्ट। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा सही ऑप्शन वो होगा सोशलिस्ट। और भी 2 वर्ड ज्वाइन किया गया था, एक है आपका इंटीग्रिटी और एक है सॉवरेन। ये चलते हैं अगला वाला सवाल पर।
वेयर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस आर्टिकुलेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब सामाजिक तौर पे आपको इंसाफ कौन सा आर्टिकल में मिलेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का कौन सा आर्टिकल में आपको मिलेगा। सोशल जस्टिस का उल्लेख है आपका आर्टिकल 15 ऑप्शन नंबर 3। आर्टिकल 14 में आता है क्या आपका इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों आता है आपका आर्टिकल 14 में। 15 में क्या आता है आपका सोशल जस्टिस आता है कि आप इंडिया का आप नागरिक हो तो आप कहीं भी मतलब पब सिनेमा हॉल आपका हर जगह में कोई मतलब आपको रेस क्रीड कास्ट ये सब का विचार नहीं करते हुए आप कहीं भी जा सकता है, ये आर्टिकल 15 में लिखा गया है। चलते हैं अभी अगला सवाल पर। Which High Court has jurisdiction over state of अरुणाचल प्रदेश। मतलब अरुणाचल प्रदेश का कोई केस अगर होगा तो वो कौन सा हाई कोर्ट में सुनाया जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। यहाँ पे आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है उसका अरुणाचल प्रदेश के लिए डिवीजन बेंच रहता है। ये मार्च 1948 से ये लागू है। गुवाहाटी हाई कोर्ट में ही अरुणाचल प्रदेश का जुरिस्डिक्शन रखा गया है। पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट जो था उसका नाम था असम एंड नागालैंड हाई कोर्ट, फिर बाद में उसका गुवाहाटी हाई कोर्ट नामकरण किया गया है, असम एंड नागालैंड हाई कोर्ट। चलते हैं अगला सवाल पर। राइट टू वोट, सोशल राइट, पर्सनल राइट, पॉलिटिकल राइट या लीगल राइट। मतलब आपका वोट देने का जो अधिकार है वो आपका सामाजिक, निजी, राजनीतिक या कानूनी हक है। यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ये कानूनी हक है, ये लीगल राइट है आपका वोट देने का। 18 साल का उम्र से वोट देने का आपका लीगल राइट है। चलते हैं अगला सवाल पर। हाउ मेनी शेड्यूल्स डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन। मतलब संविधान में कितना अनुच्छेद है। कुल मिला के 12 अनुच्छेद है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये कोड अगर आप याद रखेंगे तो आप 12 के 12 शेड्यूल को आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। Which one of the following high courts has territorial jurisdiction over अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। वही देखिए वही ढांचा का वो प्रश्न हो रहा है यहाँ पे। अंडमान और निकोबार आइलैंड का जो जुरिस्डिक्शन है, मतलब वहाँ पे कोई अगर कानूनी तौर पर कुछ होगा तो कौन सा हाई कोर्ट पे इसका विचार सुनाया जाएगा। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन 2 कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट का बेंच है यहाँ पे अंडमान और निकोबार को जुरिस्डिक्शन में लाने के लिए। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन। संविधान का भावना सबसे पहले कहाँ दिखा गया था। इसका ऑप्शन होगा आपका स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, यूएस और जापान। ये चारों ऑप्शन के बीच में आपका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर 2 ब्रिटेन। ब्रिटेन में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मूल अधिकार को वहां से ही लिया गया है। चलते हैं अगला सवाल पर। द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL ओरिजिनेटेड इन। मतलब जन स्वार्थ मामला, ये जन स्वार्थ मामला को क्या बोलता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये कहां से हम लोग लिया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से लिया गया। उत्तर जो होगा वो होगा यूनाइटेड स्टेट्स।
यूनाइटेड स्टेट्स। ऑप्शन 3। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स, मतलब प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस आपका जारी करता है उसका कालक्रम कितना होता है? सही उत्तर होगा 6 महीना, क्योंकि पार्लियामेंट का 2 सेशन के बीच में जो हाईएस्ट अंतर रहता है वो है 6 महीना, और प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस भी 6 महीना ही रहता है। और उसके बाद अगर वो पार्लियामेंट में पास हो गया तो वो लॉ बन जाएगा, वरना उसको रिजेक्ट किया जाएगा। इसका समय सीमा रहता है 6 महीना। चलते हैं अगला सवाल, और आखिरी सवाल है ये सेशन का। टू बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाउ लॉन्ग अ पर्सन शुड हैव प्रैक्टिस्ड इन हाई कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कोई भी व्यक्ति को कितना साल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना पड़ेगा? हाई कोर्ट में आप 10 साल प्रैक्टिस करके सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। ऑप्शन 1 10 साल। 10 साल अगर आप हाई कोर्ट में एज अ लॉ प्रैक्टिशनर रहेंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का आपको हक है, गवर्नमेंट आपको अपॉइंट कर सकता है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हम लोगों का पॉलिटी का 100 क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। आप कमेंट्स में बताइएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है आप लोगों को, हम उस चीज़ को सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।